एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में जो आपदा और वहाँ पे जो राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन राहत और बचाव में को लेकर अलग अलग जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ के हों, चाहे वो उत्तरकाशी के हों, चाहे वो टिहरी के हों, चाहे वो किसी अन्य 9 जिले हैं, 35 लाख लोग प्रभावित हुए हैं यहाँ के। और स्थानीय लोगों का मानना है कि अभी भी जो प्राथमिकता है सरकार का रेस्क्यू के साथ और राहत का, वो है जो बाहर के लोग हैं। और अब भी स्थानीय लोगों को इंतज़ार है कि उन तक राहत सही ढंग से पहुंचे, उन तक उनको जो घर बह गए हैं, जो गांव बह गए हैं, उन तक ये तमाम सामग्री पहुंचे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। आज कैबिनेट की बैठक करके उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वो क्या की हैं, पहले आप सुने। हमारे उत्तराखंड के लोगों ने जिस साहस, धीरज के साथ, मानवता के साथ इस त्रासदी में बाहर से आए हुए यात्रियों का, श्रद्धालुओं का साथ दिया, मदद की, उसका हम सब आभार व्यक्त करते हैं। और आज देश को उत्तराखंड वासियों पे गर्व है। जो हमारी क्षति हुई, हमारे राज्य के लोगों के जो नुकसान हुआ है, जो हमारे सड़क, पेयजल की लाइनें, जो हमारे भवन, जो हमारे वाहन, जो हमारी बिजली, ये जो सब ध्वस्त हुई, इसका निर्माण कार्य साथ साथ शुरू हो गया। आज कैबिनेट में हमने जो आपदा के मानकों में नहीं आते, क्योंकि आपदा के डिजास्टर रिलीफ की गाइडलाइंस, आज हमने उन गाइडलाइंस को क्रॉस किया है और हमने उन तबकों को, उन वर्गों को आपदा मानकों के राहत में लाए जिनको की आज मदद की जरूरत है। और ये सारा पैसा जो दिया जाएगा ये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। जो हमारे ढाबे हैं, आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क किनारे छोटे छोटे ढाबे होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उन सबको हमने कवर कर लिया है और 50,000 रुपए से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि उनको दी जाएगी। जो होटल है, छोटे छोटे होटल बने रहते हैं, 2 लाख तक की अगर उनकी क्षति है तो पूरा पैसा देंगे। 2 लाख से 10 लाख तक की क्षति पे 30% देंगे। 10 लाख से 20 लाख की क्षति पर 20% देंगे और 20 लाख से अधिक की अगर क्षति हुई तो उसका 10% देंगे। बहुत नदी का मलबा आ गया है पहाड़ों पे और हमारे मैदानी क्षेत्रों में, और अभी हमारी कोई ऐसी नीति नहीं थी कि जिनका मलबा आ जाता है अपने खेत पे उसको हटा सकते हैं, और बड़ी उसमें लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 3 माह के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ये जो रबल्स आ गए हैं या जो सैंड आ गया है, डिपॉजिट्स हो गए हैं आपके खुद के एग्रीकल्चर फील्ड पे, उसको हटाने की आपको इजाज़त भी है, उसको बेचने की भी इजाज़त आपको है। लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र के बाहर ये कार्रवाई करेंगे और शिकायत आती है तो फिर उस पर जुर्माना लगेगा। हमारे आपदा क्षेत्र में जो विद्युत बिल तथा पानी पर दे करके को माफ किए जाने का निर्णय लिया, जो 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक जो हमारे बिजली के बिल और जो पानी का जो दे है, जो अफेक्टेड फैमिलीज इन द डिजास्टर एरिया, उनको हम लोगों ने माफ कर दिया। ये तमाम तरह की घोषणाएं तो सरकार ने की। ऊपर से अंबिका सोनी जो महासचिव हैं और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। आज मुझे दुख इस बात का है कि हमारी विपक्ष की नेता जो प्रधानमंत्री बनने की एक दावेदार हैं, आज वो जो बयान देती हैं, पता नहीं यहाँ आई हैं कि नहीं आई हैं, वो जो उन्होंने बयान दिया है इस तमाम राहत कार्यों के दरमियान के उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त किया जाए, मुझे बहुत दुख है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई भेदभाव नहीं करेगी, राजनीतिक विचारधारा को लेकर किसी से गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। राहत गांव-गांव
घर घर पहुंचेगी। ये हम लोगों का मकसद है, मकसद था, मकसद है और मकसद रहेगा। अफवाहें बहुत फैलती हैं और अगर हम अफवाहों को मान्यता दे दें और एक बार बार प्रसारित करते रहें तो कई दफा लोग सोचते हैं कि वो अफवाह शायद सच्ची ना हो। क्या ये उचित है कि इस वातावरण में जब सब लोग ट्रॉमेटाइज्ड हैं, पीड़ित हैं, अपने नजदीकी लोगों को उनको खोया है, तस्वीरें लेकर लोग घूम रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद उनका संबंधी जिंदा हो, तो क्या उचित है कि हम इस तरह की नेगेटिव अफवाहों को तवज्जो दें? एक बुकलेट हम आपको 2 दिन में, 2 या 3 दिन में एक बुकलेट हम सर्कुलेट करेंगे। तमाम वो काम जो किए गए, तमाम काम जो जिनकी घोषणा की गई है, उनको टाइम बाउंड तरीके में पूरा करने की एक बुकलेट हम छाप रहे हैं और आपको हम लोगों ने सीएम के साथ बैठकर सब चीजों को टाइम बाउंड किया है। हर एक चीज में 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक, यहाँ तक के जो पुली ब्रिजेस हैं, जहाँ म्यूल ट्रैक्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जाना उस बुकलेट में ये सब कुछ आपको नजर आएगा। मैं जो सरकार के आंकड़े हैं मैं उनके आधार पर ही आपको कुछ कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे बताया है कि कई प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है सही आंकड़े पर आने के लिए। हम किसी के लिए कह दें कि वो नहीं रहे हमारे बीच में और कल को आ जाए तो फिर परिवार को क्या जवाब देंगे? तो जो सरकार ने नियम का पालन करते हुए आंकड़े दे रहे हैं उसी को हमें सत्य मानना चाहिए। स्पीकर साहब से भी कल, वो बहुत दूर दराज इलाके में हैं, उनसे भी बात की। मैंने पूछा कि कोई आधार है आपके 10,000 फिगर का, तो आप मुझे बताइए, मैं चीफ मिनिस्टर को कन्वे करूंगी, पूछूंगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे लोगों ने आके कहा। तो आपने मुख्यमंत्री के भी बयान सुने और पार्टी के जो सचिव हैं, प्रभारी हैं उत्तराखंड के, उनके भी बयान देखे। आपको हम दिखाते हैं जो लोग हैं स्थानीय वहाँ के, अब भी वो उनके आंसू बंद नहीं हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं? कमरा सामान तो नहीं गिरी पर कमरे भी टूटे ना, तब तक मैंने पीछे चलाया। लोगों ने, मैं बेहोश हो गए थे। लोगों ने वो लौटा रहे, उसको पूछ लो, उसने संभाला हमारा थोड़ा बहुत सामान। मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं बेकार सामान भी नहीं संभाल सकता अब। यहाँ पे यहाँ आ रहे थे, यहाँ कोई कुछ नहीं दे रहे, कबाड़ दे रहे थे। कबाड़ को मैंने क्या करना है? सड़क में फेंक रहे। मैं झूठ नहीं बोल रहे, मैं झूठ बोलूंगा तो कबाड़ दे रहे, मैं सड़क में फेंक रहे। सारा बह गया महाराज, ये टेंट में हूँ महाराज। अगर दे सकते हो तो दे दो, दे देते हो तो हम यहीं मर जाएंगे साहब। और एक तरफ आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, पार्टी नेताओं को भी सुना, बयान को भी देख रहे हैं, और जो पीड़ित हैं वो क्या मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए, यही सवाल था। देखिए, 2 चीज़ें हैं दिलीप जी इसमें। जैसे आपने अभी बयान देखे, ऐसे समय में इस प्रकार के बयान बड़े दुखदायी हैं। कारण क्या है कि सरकारी आंकड़ों की उन्होंने बात कही, उनके सरकारी विभागों के आंकड़े ही अलग अलग हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। एनडीएमए कुछ कह रहा है, प्रदेश सरकार कुछ कह रही है। एक बात, अभी आपने पीड़ित लोगों की बात सुनाई, वो कह रहे कबाड़ मिल रहा है। अवधेश जी ने भी एक बात कही कि वहां जो लोग काम करना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है। अगर ये वास्तविकता है कि वहां जो वॉलंटियर जा रहे हैं सहायता करने, उनको रोका जा रहा है, तो इससे ज्यादा बड़ी राजनीति, घिनौनी राजनीति
प्रदेश सरकार नहीं कर सकती। अगर उनका कोई विपक्षी, जैसे हम तो ये बात कर रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, राहत पर कंसंट्रेट होना चाहिए। राहत पर कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि कोई भी अगर राहत के लेकर आ रहा है, राहत पहुंचाना चाह रहा है, मदद करना चाह रहा है, उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। कोई भी अपने घर से नहीं दे रहा है, ये समाज दे रहा है। समाज वहां के पीड़ितों को सहायता करना चाहता है, वो चाहे किसी के भी माध्यम से करना हो, चाहे वो रामदेव हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो। इस समय में पूरा देश इस कलर से हटकर पीड़ितों को राहत दे और उसको सहज बनाने के लिए सरकार को सहायता करनी चाहिए। उन कार्यकर्ताओं को वहां तक पहुंचाना चाहिए जिससे पीड़ितों तक ये कबाड़ मिल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसी शिकायतें ना सुननी पड़े। मेरा शिकायतें हैं, आज वो कह रहे हैं, वो आज जिस तरह से है, जो उनकी पीड़ा है वो कह रहे हैं। हाँ, तो मुझे उनकी पीड़ा को कम किया जाना चाहिए। उनकी पीड़ा है और ऐसे में इस प्रकार का कि हम बुकलेट छाप रहे हैं, बुकलेट छापने के लिए उनके पास टाइम है, हम ये कर रहे हैं। अरे आप जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको पहुंचाइए ना। सड़कें टूटी हैं, वो पहुंच नहीं सकते, भौगोलिक स्थिति ऐसी है। आपने दो, हमने आपको बुकलेट से हमने दो पीड़ितों के, ये दो नहीं कई हैं, सैकड़ों में है, हजारों में है, लाखों में है। ये तो निराला की वो याद आती है ना, देख के वह आता दो टूक कलेजे को, करता पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया तेक, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि रोना देख के मुझे लगता है कि शर्म से चुल्लू भर पानी में केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेवार अधिकारियों को डूब के मर जाना चाहिए, ताकि इनके परिवार भी उसी प्रकार से आंसू बहाएं। मेरा तो उत्तर इसका यही है। इन लोगों ने जैसी अनदेखी और जैसा अपराध किया है, रोने के लिए मजबूर किया है, उसका यही जवाब है। दूसरा देश होता तो ऐसी स्थिति में क्रांति हो जाती। क्या बात कर रहे हैं आपकी, कुछ बोलो ही नहीं। ये शर्म का विषय है हमारे लिए, इस देश के लिए। सवाल है ये, कौन शर्म करेगा? टन गेहूं, शर्म कौन करेगा? शर्म कौन करेगा? टन गेहूं, ये कर्म कौन करेगा? शर्म कौन करेगा? संख्या में पहुंचे हुए हैं। अब देशी कर्म कौन करेगा? कौन चीज नहीं पहुंचा है, उसकी भी व्यवस्था कर्म कौन करेगा? पा रही है। वो बुकलेट छाप के देंगे कि बुकलेट देखो, बुकलेट खाओ, बुकलेट से अपने आंसू पोछो, बुकलेट की पूजा करो, बुकलेट को ही देख के अपने सारे आपके पास आता हूं। हद है भाई। और आप कह रहे हैं कुछ बोला ही नहीं जाए। तो ये देश रो रहा है उनके आंसू देख करके। क्या बात कर रहे हैं? चुल्लू और पानी में सरकारें और अफसर डूब के मर जाए। जिस तरह से लोग रो रहे हैं और जिस तरह से सियासत है, ये बात तो सही है कि जिन जगहों पर ये चीज़ हुई है वहाँ पर अभी पूरी राहत पहुँच नहीं पा रही है। उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि प्रयास तो ये लोग कर रहे हैं चीज़ों को भेजने के लिए, लेकिन खास तौर से सड़कों वगैरह के टूट जाने से जो ट्रक में लदे सर, टेलीविजन चैनल वहां पहुंच गया, टेलीविजन चैनल पहुंच गया, पत्रकार पहुंच गया, और वहां सरकार की एजेंसी नहीं पहुंच सकती है। इनको बोल देने बाबू, ये आप एक जमीर, अरे यार चुप रहो, कुछ बोलने तो हमको भी। तुम जब बोल रहे थे तो सुन ही रहा हूं। अपनी बात आपने कह दिया, अब दूसरे की भी बात सुन लीजिए। तो टेलीविजन चैनल अपना काम कर रहा है, हर जगह पर टेलीविजन चैनल भी नहीं हर गांव में पहुंच सकता है। ये कुछ जगहों का ले करके ये लोग जो दिखा देते हैं, इसका मतलब हर जगह की स्थिति यही नहीं है कि कहीं राहत पहुंची नहीं रही है। लेकिन एक गांव में तो हुआ नहीं, हजारों गांव में है। न हजारों गांव में टेलीविजन चैनल पहुंच पाएगा और न तो ये अभी पहुंच पाए हैं। लेकिन इनको तो पहुंचना है, टेलीविजन चैनल चाहे जाए या ना जाए, लेकिन इनको तो पहुंचना हो तो पहुंचेगा ही। लेकिन उसमें जो टाइम लग रहा है वो उसका मेन कारण यही है। जो तमाम एब्सर्ड बातें हो रही हैं, सरकार डूब जाए, चुल्लू भर पानी, कोई भी सरकार रहेगी तो इस समय क्या करेगी, जरा इसको भी तो समझिए। एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं, सीमित साधन हैं, और उसी में आपको लेकर के काम करना है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चीज़ें जहाँ पहुँचनी वहाँ पहुँचने के रास्ते ही सब टूट गए हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एकदम से रास्ता थोड़ा बन जाएगा। अब हेलीकॉप्टर से जो चीज़ें पहुँचा रहे हैं वो वहाँ पर किसी तरह से हेलीकॉप्टर से पहुँच रहा है। तो सवाल यह है कि ये सब चीज़ें इनकी टोटलिटी में देखने की बात है, खाली इसलिए कि आपको आलोचनाएं करनी है तो आलोचना करिए बैठ करके। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी स्थिति में जो भी मदद के लिए आ रहे हैं, उनको सुविधा देने का सरकार को बिल्कुल देना चाहिए। धर्मानी जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। अब जैसे रामदेव कल रामदेव की बात एक मैंने सुना एक टीवी चैनल पर कि लाशों को कचड़े की तरह से जलाया जा रहा है। अगर मान लीजिए ये बात हो रही है ऐसी,
यद्यपि मैं नहीं मानता कि जिस तरह से उन्होंने बोला, क्योंकि उनका कुछ वहाँ की सरकार के साथ भी मनमुटाव है, झगड़ा है, तो अपने गुस्से को भी ये लोग साधु का वेश खाली धारण किए हैं, अपने क्रोध पर, अपने और चीज़ों पर इनका न कोई संयम है न कोई नियंत्रण है। ये तो बदले की भावना से एक भाषा बोले वो। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने सरकार के सामने प्रस्ताव ही रख दिया होता कि जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से हम दाह संस्कार ही करेंगे, तो उसी काम की जिम्मेदारी सरकार उनको दे दे। मैं तो चाहूंगा सरकार उनको दे जिम्मेदारी, लेकिन वो मांगे तो, लेकिन वो खाली ये तो बोलने ही नहीं देंगे। इनको तो इतना व्याकुल हो गए हैं बोलने के लिए कि इनको इन्हीं को बोल लेने दीजिए, पहले इनको बोलने दीजिए, तब हम बोले। बोलने कैसे नहीं, बोलो भाई, बोलो बोलो, जितना चाहो उतना बोलो। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि साधुओं ने कहा था कि दाह संस्कार, अरे छोड़िए दाह संस्कार, मैंने कल उनकी बात खुद सुनी है। मैं आज देखिए भाई जो सवाल जो क्या इनके साथ बात करेंगे, अगर कोई बात संजीवित ढंग से बात की जाए तब ना बात करेंगे। देखिए मैंने खुद अपने कान से रामदेव का भाषण सुना। शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूं मैंने आपके। अरे भाई साहब, आपकी बात क्या मैं रामदेव का भाषण सुना हूं? क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? नहीं, रामदेव की बात मैंने सुना है, ऐसा नहीं सुना। इस आदमी से क्या झगड़ा करें? अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आपसे मैं बुला करके खाली झगड़ा करवाते हैं। जो झगड़ा की बात नहीं है, लेकिन चूंकि जिस तरह से लोग दुखी है, जिस तरह से लोग तमाम तरह के। कल का एक उदाहरण मैंने आपको दिया ना जी, मैंने रामदेव का भाषण खुद सुना है और उसको मैं आपको कोट कर रहा हूं। वही जिम्मेदारी लें। ठीक है, एक काम करें, अगर सरकार नहीं करने देती मैं सरकार की आलोचना करूंगा कि सरकार अगर इस काम को नहीं कर पा रही है ठीक से, तो जो करना चाहता है उसी को दे। लेकिन कोई तो जिम्मेदारी नहीं। इस समय तो काम करने की जरूरत है। इस समय खाली ये बताना सरकार नहीं कर रही है, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार के मैं सरकार से वापस नहीं करेगी। ये जो बात इन्होंने कही है, मुझे लगता है कि जो समाज सेवी संस्थाएं, चाहे वो सरकार के पक्ष की हैं या विपक्ष की हैं, उसको छोड़ते हुए मुझे लगता है कि इस समय राहत की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। जो भी आ रहा है उसको वहां पहुंचाने के लिए, जहां वो पहुंच नहीं सकता है राहत सामान लेके या अपनी श्रमदान देकर, वो अगर राहत देना चाहता है तो उसको वहां पहुंचाने के लिए, उसको सुविधा देने का काम इस समय प्रशासन को, वहां के शासन को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर कोई ऐसा कह रहा हो और सरकार रोक रही हो तो बेशक सरकार की आलोचना होनी चाहिए। जहां से हमारे पास समय कम है, अगर समय हमारे पास बिल्कुल कम है, इसलिए मैं सिर्फ दो सवाल जो हमने जहां से शुरुआत की थी। अवधेश जी, राजनेता बयान दे रहे हैं, चाहे वो सरकार के हो चाहे वो विरोधी हो, ये अगर चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर ये सुनिश्चित करें कि हमें वहां राहत को सुनिश्चित करवाना है, तो इनमें से कोई भी नेता ऐसे कमजोर है कि जो सुनिश्चित नहीं करवा सकते हैं वहां पे। नहीं, नेताओं को काम से ज्यादा राजनीति से मतलब है, ये तो हमेशा ध्यान रखिए। यही बात तो आप कह रहे हैं। विपक्ष के नेता की भी हिम्मत नहीं है कि इसमें तो जो नेता है जाए वहां, वो विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, वहां जा करके काम करे। कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, ये केवल सरकार का ही विषय नहीं है, दोनों का है। लेकिन चूंकि उत्तरदायी ज्यादा सरकार होती है, इसीलिए उसको कटघरे में करना जरूरी है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, अपने पहली पंक्ति में कहा कि विपक्ष की भी सरकार होती तो हमारे देश की जो राजनीति है वो भी यही कर रही होती इस समय। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि राहत में राजनीति बाधा नहीं है, हमारी राजनीति ही सभी काम में स्वयं में बाधा हो चुकी है, वो दूसरा पक्ष है। लेकिन इस समय जो कुछ भी वहां घटित हुआ है उसमें सरकार की लापरवाही, सरकार की नासमझी, सरकार की अक्षमता बिल्कुल स्पष्ट हुई है। हमारा समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धर्मानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।